हेलो फ्रेंड्स, मोनोट्रेल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी इंट्रोडक्शन के अंदर भी हमारे सब टॉपिक्स हैं। वो हमारा इसका डेफिनेशन, हिस्ट्री, रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू मैन जॉब सेफ्टी गाइडलाइंस इन अ माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैं वो हम क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी इंटरेस्टिंग तो है फ्रेंड्स, लेकिन इसके अंदर कुछ हमारे पुराने साइंटिस्ट हैं जिनके नाम हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा याद करना थोड़ा आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ 4-5 साइंटिस्ट के नाम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइक्रोबायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे। सो माइक्रोबायोलॉजी इज दिस साइंटिफिक स्टडी of microorganisms which are microscopic organisms that cannot be seen with the naked eye। तो जैसा कि आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नेक्ड आई से नहीं देखे जाते। ठीक है, नेक्ड आई का मतलब ये है कि विदाउट माइक्रोस्कोप जो आप नॉर्मली अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं, ठीक है, अपनी आँखों से, ठीक है, तो वो चीज़ आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या होता है, सो दीज इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो जो इसके टाइप्स जो हैं वो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। तो इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, इसलिए हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं उनको। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, सब डिसिप्लिन्स जो हैं, तो इसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपका वायरोलॉजी है जिसमें आप स्टडी करते हो वायरसेस के बारे में, ठीक है, एंड बैक्टीरियोलॉजी के अंदर जो आप स्टडी करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, एंड प्रोटिस्टोलॉजी है एंड पैरासाइटोलॉजी। तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है, पैरासाइटोलॉजी। प्रोटिस्टोलॉजी अलग है, पैरासाइटोलॉजी अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एंड माइकोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, तो ये सारी की सारी जो स्टडीज होती हैं, ठीक है, ये जो सारी की सारी स्टडीज होती हैं वो आती हैं आपकी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है, सो अब आता है हिस्ट्री। तो माइक्रोबायोलॉजी की जो हिस्ट्री थी सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 1665 में। ठीक है, 1665 में कौन थे, ये रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल को कॉक के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द सेल थ्योरी, तो इन्होंने जो है जो सेल थ्योरी थी उसकी बिगिनिंग की थी, स्टार्टिंग की थी। ठीक है, 1665 में। 1676 में एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक आए थे जिन्होंने डिस्कवर किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इसको क्या कहते हैं, कॉलिंग देम एनिमल क्यूलिस कहते हैं इसको, उन्होंने जो डिस्कवर किया था। ठीक है, एंड 1857 से 1914 तक द गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो आपको याद रखना है कि द गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या थी, 1857 से 1914। ठीक है, सो लेड बाय लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच एस्टैब्लिश माइक्रोबायोलॉजी एज अ साइंस, यानी माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस है। ठीक है, इसका जो डिस्कवर किया था ये गोल्डन एज माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, जो डिस्कवर किया था वो क्या था, लुइस पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने। 1928 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए थे जिन्होंने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन का। ये क्या था, हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक था। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारा क्या था, पेनिसिलिन था। ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। 1940 क्या था, 1940 में जो मास प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन रिवॉल्यूशनाइज्ड मेडिसिन, इसमें क्या था कि इसका मास प्रोडक्शन किया था। ठीक है, 1940 के अंदर। एंड देन अब आता है हमारा सेफ्टी गाइडलाइंस। तो सेफ्टी गाइडलाइंस क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि सेफ्टी गाइडलाइंस अगर नहीं होगा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीई भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में ग्लव्स। ठीक है, सो प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप माइक्रोबायोलॉजी लैब में या किसी भी अदर डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं तो आप सबसे पहले ग्लव्स कैरी करते हैं। ग्लव्स क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ग्लव्स से क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टैक्ट में आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं वो क्या करता है, रिस्क को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, कंटामिनेशन और इन्फेक्शन को रोक देता है। लैब कोट जिसको आप एप्रन भी कहते हैं, सो प्रोटेक्ट स्किन एंड क्लॉथिंग फ्रॉम स्पिल एंड एरोसोल्स। तो क्या होता है कि जब आप लैब में काम कर रहे हो तो सपोज कीजिए कि आप केमिस्ट्री लैब में या कुछ केमिकल इक्वेशंस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई केमिकल आपसे गिर गया, ठीक है, आपके ऊपर आ गया, तो आपके क्या है कि जो लैब कोट होता है ना वो आपको एप्रन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सपोज आप स्टेनिंग कर रहे हैं, स्टेन जो है वो आपके कपड़ों पे ना लग जाए, तो वो आप स्टेन लैब कोट पे लग जाता है। ठीक है, तो लैब कोट एक तरह से आपका प्रोटेक्ट करता है स्किन को।
ठीक है, और जो एरोसोल्स होते हैं, स्पिल्स होती है, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। आई प्रोटेक्शन में सेफ्टी ग्लासेस होते हैं और गॉगल्स होता है, शील्ड होती है आइस की फ्रॉम दी स्प्लैशेस एंड दी एयरबोर्न पार्टिकल्स। तो जो एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं उससे प्रोटेक्शन के लिए हम आई प्रोटेक्शन लेते हैं। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन जो होता है, इन सम केसेस मास्क और रेस्पिरेटर्स, ठीक है, रेस्पिरेटर्स में बी नेसेसरी फॉर प्रिवेंट द इनहेलेशन एंड हजार्डस माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में होते हैं, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल माइक्रोऑर्गेनिजम्स से प्रोटेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन लेते हैं, जिसमें हमारा मास्क आता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमारी एसेप्टिक कंडीशन टेक्निक्स भी हैं। तो एसेप्टिक टेक्निक्स में क्या आती है, हमारी सबसे पहले स्टरलाइजेशन आती है। स्टरलाइजेशन की वीडियो बनी है फ्रेंड्स, अगर आपको देखना है तो आप प्लीज सर्च करके मोनिटोरियल एकेडमी पे स्टरलाइजेशन आप देख सकते हो। Eliminates all microorganisms from equipment and surface using method like autoclaving of और chemical sterilization। तो क्या होता है कि हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट करने के लिए स्टरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्शन क्या होता है, डिसइंफेक्शन रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रोऑर्गेनिजम्स के नंबर को रिड्यूस करने के लिए हम डिसइंफेक्शन करते हैं ताकि ये सेफ लेवल तक हो। एंड often यूजिंग डिसइंफेक्शन लाइक द इथेनॉल एंड ब्लीच। तो इथेनॉल और ब्लीच को हम यूज करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, ठीक है, और स्टरलाइजेशन के लिए हम ऑटोक्लेव या केमिकल स्टरलाइजेशन यूज करते हैं, ठीक है। हैंड हाइजीन, आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जब आप लैब में जाते हो या कहीं आपने टेस्ट कराया होगा लैब के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, जो बेसिकली पेशेंट वॉशरूम्स होते हैं या फिर आप स्टाफ वॉशरूम ले लीजिए, तो वहाँ पर ना हैंड हाइजीन के पैम्पलेट्स लगे होते हैं। हैंड हाइजीन के कुछ स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है, 8 to 9 स्टेप हैं, ठीक है। आप अगर नहीं गए हैं तो जाकर देखिएगा और आप सर्च भी कर सकते हो कि हैंड हाइजीन के क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, तो वो आपको फॉलो करने होते हैं। तो ये क्यों जरूरी है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर विद यूजिंग हैंड सैनिटाइजर इज क्रूशियल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। सपोज कीजिए कि आप अपने हाथों में माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर आप किसी से हैंडशेक करते हैं या किसी से कहीं आप टच करते हैं तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से चांसेस ज़्यादा है कंटामिनेशन के। तो आपको क्या आता है, हैंड हाइजीन क्या कहता है कि जब आप अपना हैंड वॉश करते हैं तो जर्म्स को किल कर देते हैं, ठीक है। अगर जर्म्स आपके हाथों में नहीं होगा तो वो कंटामिनेशन ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। एंड देन हमारा आता है वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल हमारा बायोहजार्ड के थ्रू होता है, ठीक है, बायोहजार्ड वेस्ट में आता है, जिसको हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं, BMW, ठीक है। BMW के थ्रू क्या होता है, BMW के थ्रू हम अपना बायोहजार्ड वेस्ट जो है वो प्रॉपर डिस्कार्ड करते हैं। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल लाइक द कल्चर प्लेट्स, ग्लव्स एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आउटसाइड द लेबोरेटरी। ऑटोक्लेविंग और इंसिनरेशन इज ऑफन यूज्ड फॉर डी कंटामिनेशन। तो क्या होता है कि जो बायोहजार्ड वेस्ट होता है उसको हम प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं। कंटामिनेटेड मटेरियल जो होता है, जो हमने कल्चर प्लेट्स किए हैं यूज़ या ग्लव्स किए हैं, जो कि इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को आउटसाइड द लेबोरेटरी भेजते हैं और वहाँ पर इसको आउटोक्लेव करते हैं और इंसिनरेट करते हैं, ठीक है, डिकंटामिनेशन होने के लिए। इमरजेंसी प्रोसीजर, इमरजेंसी प्रोसीजर क्या होता है, इसके अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं हमारे, एक तो स्पिल किट आता है और एक फर्स्ट एड आता है। स्पिल किट के अंदर क्या होता है, अवेलेबल टू क्विकली कंटेन द क्लीन अप स्पिल ऑफ कल्चर और अदर हजार्डस मटेरियल। तो आपका ना ये जो स्पिल किट होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने ऑडिट्स वगैरह अगर किए हैं तो उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पूछा जाता है आपसे कि स्पिल एक्चुअली में होता क्या है और स्पिल किट में आप क्या क्या कैरी करते हैं, ठीक है। तो स्पिल किट में जो कैरी करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि स्पिल किट में क्या क्या कैरी किया जाता है। सबसे पहले PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में जो जो आपने पढ़ा अभी, ग्लव्स, मास्क, आपका आई मास्क हो गया, कवर गॉगल्स हो गए, लैब कोट हो गया, आपका शू कवर भी आता है, आपका हेड कवर भी आता है, मतलब आप पूरे पैक होने चाहिए, ठीक है। एंड देन क्या होता है कि आपके पास उसमें फोर्सेप होता है, ठीक है, एंड उसमें आपका सैंड होता है, ठीक है, एंड आपका उसमें क्लीनिंग के लिए एक पॉली बैग होता है जिसमें आप सारे मटेरियल को क्लीन करके जो उसमें डालते हैं वो आपका येलो पॉली बैग होता है, ओके। उसके अंदर आपका जो टिश्यू पेपर है वो होता है। तो ये सारी चीज़ें ना आप उसमें कैरी करते हैं, ग्लव्स वगैरह सब कैरी करते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है, एक स्पिल किट बन जाता है, ठीक है। जब भी कोई स्पिल हो,
स्पिल कई तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के होते हैं बेसिकली। एक तो आपका ड्रॉप होता है, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है, एक मेजर होता है, ठीक है। 3 तरह के होते हैं, एक ड्रॉप, माइनर एंड मेजर, ठीक है। 3 तरह के होते हैं स्पिल। तो ड्रॉप, मेजर, माइनर, जो माइनर मेजर होता है उनकी टाइमिंग भी अलग होती है, ठीक है। ये 5 मिनट तक हम इसमें रखते हैं, इसमें आप 15 मिनट तक रखते हैं, इसमें 25 से 30 मिनट तक रखते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी टाइमिंग होती है, इनका अपना अपना प्रोसीजर है, ठीक है। स्पिल गेट का प्रोसीजर आपको पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे आपको स्पिल गेट के बारे में, ठीक है। एंड देन आता हमारा फर्स्ट एड। सो नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड, प्रोसीजर ऑफ एक्सपोजर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज एसेंशियल। तो फर्स्ट एड का आपको क्या होता है, नॉलेज होनी चाहिए। जब भी आप लैब में वर्क कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे मेडिकल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट एड और स्पिल किट की जो नॉलेज है वो सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है। देन लास्ट आता है हमारा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग और एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको करना क्या है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप बिल्कुल न्यू है मेडिकल लाइन में, आपको ये भी नहीं मालूम कि बेसिकली ये स्पिल होता क्या है, स्पिल का मतलब क्या है, ठीक है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि इसके अंदर हम क्या करते हैं तो आप वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो लेबोरेटरी पर्सनल मस्ट रिसीव ट्रेनिंग ऑन अ सेफ हैंडलिंग प्रैक्टिसेस and emergency procedures and the specific hazards associated with the microorganisms they work with। यानी जो जो आपके साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हजार्डस जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर, तो उनको बेसिकली सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए। आपका जो लैब है, ठीक है, आपके लैब के अंदर अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें वो आपका सहयोग कर सकते हैं, आपके साथ खड़े रह सकते हैं, ना कि आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप दूसरों को गाइड नहीं कर सकते। सो सबसे पहले क्या होता है, ट्रेनिंग और एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे मेडिकल लैब के अंदर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है वो यहीं पे फिनिश होता है। अगर इसके अंदर आपको और भी कुछ पढ़ना है तो हम बता सकते हैं, ठीक है। कोई और सब टॉपिक्स हैं आपके तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।